स्टूडेंट्स, क्या हालचाल, कैसे हो? सब कुछ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। टुडे आई एम स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर ऑफ द नर्सिंग फाउंडेशन एंड देयर नेम इज हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही बेसिक है, तुमको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आखिर जब तुम नर्सिंग प्रोफेशन में आए हो तो नर्सिंग कहां से आया है, किस तरीके से इसका इवॉल्व हुआ है, क्या क्या इसके माइलस्टोन है, कौन इसके फाउंडर है, इसका क्या क्या हिस्ट्री रहा है, इन सभी चीजों के बारे में जो है इस चैप्टर्स में हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, इससे पहले जो है हम लोगों ने 2 यूनिट को कंप्लीट किया। पहला यूनिट था जहां पर हम लोगों ने देखा हेल्थ एंड हेल्थ कंसेप्ट के बारे में, हेल्थ क्या होता है, हेल्थ के कंसेप्ट क्या होते हैं, इलनेस क्या होता है, इलनेस कंटेनम क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने बात किया था। फिर आया था सेकंड चैप्टर जहां पर जो है हम लोगों ने देखा था हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में, और ये थर्ड यूनिट है जहां पर हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग के बारे में। ओके, तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही सिंपल सा होने वाला है और उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, किस तरीके से क्या क्या करना है, इन सब के बारे में बात करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको जो है तुमको ध्यान से समझना है, जानना है, नोट करना है, रिमेंबर करना है, ये सारे चीजों को करना है। क्योंकि मैं ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूं तो मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि तुम सारे जो है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और यहां पर तुमको बेसिक जानकारी होनी चाहिए ताकि तुम सही तरीके से सब चीज को समझ सको। ओके, इसलिए टर्मिनोलॉजी को जो है समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ओके, तो बिना समय को बर्बाद करते हुए हम लोग सबसे फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर हम लोग बात करते हैं सबसे फर्स्ट टॉपिक का, जिस टॉपिक का नाम है हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले जो कहा गया इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग, सबसे पहले जो है हम लोग नर्सिंग का इंट्रोडक्शन करते हैं। तो यहां पे कहा गया है कि नर्सिंग इज ए ओल्डेस्ट आर्ट एंड यंगेस्ट प्रोफेशन। क्या कह रहा है यहां पे कह रहा है कि इट इज द ओल्डेस्ट आर्ट एंड यंगेस्ट प्रोफेशन। मींस हम लोग जब बात करते हैं हिस्ट्री का, हम लोग जब बात करते हैं इतिहास का, हम लोग जब बात करते हैं वेद का, आयुर्वेद का, अलग अलग वेदों का, तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि वहां पर भी जो है बहुत सारे लोग थे जो कि केयर देते थे, चाहे वो मां केयर देती हो या फिर दाइयां होती थी जो कि जो है बच्चे को जन्म करवाती थी। बहुत सारे लोग होते थे जो कि केयर करते थे और यहां पर जो है अगर कोई नहीं करता था तो समाज में ही बहुत सारे लोग के ग्रुप होते थे जो कि पार्टिकुलरली सिचुएशन में जो है जाकर के केयर देने के काम करते थे। ओके, तो ऐसा तो हम लोग कह सकते हैं कि ये ओल्डेस्ट आर्ट है, किस तरीके से चीजों को देना है ताकि इंसान के कष्ट को कम किया जा सके, इंसान के दर्द को कम किया जा सके, और दैट इज द आर्ट। कितना अच्छे तरीके से हम ये कर सकते हैं, कितना फाइनली तरीके से हम लोग कर सकते हैं, दैट इज द आर्ट। अब कह रहा है कि दिस इज द यंगेस्ट प्रोफेशन, क्योंकि अब जो है ये प्रोफेशन बन गया है। अब सारे लोग जो है नर्सिंग कर रहे हैं, एएनएम करता है, जीएनएम करता है, बीएससी नर्सिंग करता है, एमएससी नर्सिंग करता है, पीएचडी नर्सिंग करता है, तो इतने सारे जो है प्रोफेशन यहां पर आ गए हैं। तो अभी जो है ये यंगेस्ट प्रोफेशन है, बहुत ही ज्यादा पुराना नहीं हुआ है। ओके, तो इसलिए यहां पे कहा गया कि ओल्डेस्ट आर्ट एंड यंगेस्ट प्रोफेशन। अब यहां पे कहा जा रहा है कि नर्सिंग इज कॉल्ड द ओल्डेस्ट ऑफ द आर्ट एंड द यंगेस्ट ऑफ द प्रोफेशन, जो कि हम लोगों ने तुमको बता दिया। अब यहां पे कहा जा रहा है कि द वर्ड नर्स कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये जो नर्स वर्ड है ये लैटिन वर्ड से आया है और जिसका नाम था न्यूट्रिशियस। क्या नाम था? न्यूट्रिशियस। और इसका मीनिंग होता है नर्सिंग और केयरिंग। इसका मतलब क्या होता है? किसी को नरिश करना, किसी को बड़ा करना, किसी को पालना पोसना और किसी का केयर करना। ये सारे जो होते हैं ये न्यूट्रिशियस का मीनिंग होते हैं और इसी लैटिन वर्ड से जो है वर्ड को लिया गया जिसका नाम है नर्स। ओके, तो नर्स का काम क्या होगा? नर्स का काम होगा नरिशिंग करना, नर्स का काम होगा केयरिंग करना, सिंपल फॉर्म में अगर हम लोग समझे तो। ठीक है, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं और यहां पर हमें देखने को मिलता है नर्स एज ए ह्यूमैनिटेरियन सर्विस। ह्यूमैनिटेरियन सर्विस का मतलब क्या होता है? मानवता वाले काम। नर्सिंग क्या है? एक मानवता वाले काम है। जब भी कोई पेशेंट आता है उसको हम लोग केयर देते हैं, वो दर्द में है, वो बहुत ज्यादा जो है किसी भी कष्ट में है, उस कष्ट को रिमूव करना, उस दर्द को कम करना, ये हमारा काम होता है। अगर वो अनकंफर्टेबल है उसको कंफर्टेबल करना। तो ये सारे काम जो हम लोग करते हैं इट्स ऑल आर द मानवता वाले काम। ओके, इसलिए यहां पे कहा गया कि नर्सिंग इज एन ऑनरेबल प्रोफेशन। ये क्या है? एक ऑनरेबल प्रोफेशन है एंड द ह्यूमैनिटेरियन सर्विस दैट हेल्प पीपल, जो लोगों को हेल्प करता है। क्या क्या चीज में हेल्प करता है? सिक और हेल्दी। चाहे इंसान जो है सिक हो, बीमार हो या फिर हेल्दी हो, उस सभी को जो है यहां पर केयर देना होता है। अगर बीमार है तो वहां पर उसके बीमारी को ठीक करना है और अगर हेल्दी है तो उसको हेल्थ एजुकेशन देना है, प्रिवेंशन करवाना है।
ओके, नेक्स्ट चैप्टर आता है रिच और पुअर। यहां पर चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सभी को केयर देना होगा। एजुकेटेड हो अनएजुकेटेड हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं हो, उसको भी केयर देना है। चाहे वो यंग हो या फिर ओल्ड हो, उन सभी को देना है। एट वर्क और एट रेस्ट, चाहे वो घर पर हो या फिर काम कर रहा हो, वहां पर जो उसका काम होता है सभी जगह केयर प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है इनसाइड और आउटसाइड हॉस्पिटल। जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है हॉस्पिटल के अंदर ही जो है नर्सिंग जाके काम करती है, कभी कभी जो है हॉस्पिटल के बाहर भी जाकर के, घर में जाकर के भी जो है यहां पर काम करने होते हैं। तो केयर देने के काम जो होते हैं वो नर्सेस की होते हैं। एंड इनसाइड और आउटसाइड हॉस्पिटल, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। अब यहां पे कह रहा है कि नर्सिंग टचेस एवरी लाइफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो नर्सेस होते हैं वो हर एक के लाइफ को टच करती है, चाहे वो डायरेक्टली रूप से करे चाहे वो इनडायरेक्टली रूप से करे। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय सबसे पहले जो उसका आंख खोलता है दैट्स द नर्सेस। जब इंसान मर रहे होते हैं सबसे लास्ट में जो है उसको जो है जाके केयर कर रहा होता है वो भी होते हैं नर्सेस। और वहां पर जो है मरने के बाद भी जो है उसको अच्छे तरीके से पैकेजिंग करना, सभी कुछ करना और सही तरीके से जो है पेरेंट्स को देना, ये सारे जो है नर्सेस के काम होते हैं। तो चाहे हम इनडायरेक्टली तरीके से बात करें या फिर डायरेक्टली तरीके से बात करें, हर एक के लाइफ को जो है नर्सेस टच करती है। अगर तुम जो है हॉस्पिटल में जाते हो तो यहां पर जो सिर्फ काम जो है डॉक्टर्स का नहीं होता है। डॉक्टर का काम होता है प्रिस्क्रिप्शन बनाना, डॉक्टर का काम होता है डायग्नोसिस करना, बाकी जितने भी काम होते हैं, चाहे जो है तुमको इंजेक्शन देना हो या फिर जो है कैथेटराइजेशन करना हो, कैनुला करना हो, कुछ भी करना हो, ये सारे नर्सेस के अंदर में आते हैं। ओके, तो यहीं पे कहा गया कि नर्सिंग एज ए ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज। अब नेक्स्ट यहां पर चलते हैं और हमें देखने को मिलता है ग्लोबल इवैल्यूएशन। जब हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से नर्सिंग का इवैल्यूएशन हुआ, किस तरीके से आया, तो यहां पे कहा जाता है कि अर्ली नर्सिंग वाज रिलीजन बेस्ड। जो प्रारंभिक नर्सिंग था वो रिलीजन पे बेस्ड था। चाहे वो क्रिश्चियनिटी का बात करें या फिर इस्लाम की बात करें, तो मेनी डेडिकेटेड नर्सेज जो है यहां पर देखने को मिलते थे। तो इन यूरोप जो है केयर वाज प्रोवाइडेड बाय कैथोलिक नन्स एंड मिलिट्री सर्विस। जो यूरोप में थे, यूरोप में जो है कैथोलिक नन्स जो होते थे, मीन क्रिश्चियन में जो है नन्स होते हैं, जो कि जो है पार्टिकुलरली रूप से जो यीशुस होते हैं उसके जो है अंडर में जितने भी नन्स आते हैं, जो कि शादी विवाह नहीं करता है, सिर्फ उसका काम होता है केयर देना। या फिर मिलिट्री सर्विस के लोग जो है यहां पर केयर देने का काम करते थे। ओके, इन 19th सेंचुरी नर्सिंग बिकेम ए सेकुलर प्रोफेशन। और यहां पर जो 19th सेंचुरी का बात करते हैं, यहां पर जो है इसको सेकुलर प्रोफेशन के रूप में माना गया। सेकुलर प्रोफेशन का मतलब क्या होता है कि यहां पर हमें जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, इस तरीके के जो है हमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना होता है। तो नर्सिंग बिकम ए सेकुलर प्रोफेशन। जहां पर भी वहां पर इंसान आएंगे उसको हम लोग सेकुलरली तरीके से हम लोग वहां पर केयर देंगे, बिना किसी भेदभाव का। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हमें देखने को मिलता है साइंटिफिक एंड केयरिंग प्रोफेशन। हम लोग जो केयर देते हैं यहां पर ऐसा नहीं होता है कि जो भी मन किया हम लोग करना शुरू कर दिए, इस तरीके से नहीं करना होता है। जब भी हम लोग केयर देते हैं तो साइंटिफिकली तरीके से देते हैं, वही केयर देते हैं जो कि प्रूवन होता है कि हाँ इसके माध्यम से जो है यहां पर कष्ट कम किया जा सकता है। तो साइंटिफिक एंड केयरिंग प्रोफेशन होना चाहिए। नर्सिंग हैज इट्स ओन बॉडी ऑफ नॉलेज, दैट इज, अब यहां पर क्या कह रहा है कि जो नर्सिंग है वहां पर इंसान को अपने बॉडी के बारे में नॉलेज होता है, इंसान के बॉडी के बारे में नॉलेज होता है, किस तरीके से कष्ट को कम करना है, किस तरीके से चीजों को मैनेजमेंट करना है। और ये जो है साइंटिफिकली होता है, बेस्ड ऑन रिसर्च एंड एविडेंस। मीन जो भी केयर हम लोग दे रहे होते हैं उन सभी का जो है एक रिसर्च एंड एविडेंस होता है कि हाँ अगर हम लोग इस तरीके से देते हैं तो यहां पर ये चीज हमें देखने को मिलता है, ये आउटकम हमें देखने को मिलता है। और जब हमें ये पता होता है तभी हम लोग केयर दे रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन, जिसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था कि फोकस्ड ऑन द काइंडनेस एंड कंपैशन। यहां पर हम लोग जो भी केयर देते हैं वो काइंडली तरीके से देते हैं, दयालु पूर्वक देते हैं, एंड कंपैशन के साथ देते हैं, प्यार के साथ देते हैं। ओके, तो दैट्स द ह्यूमैनिटेरियन सर्विस, मींस जो है ये मानवता वाले काम है। तो साइंटिफिक भी होगा एंड केयरिंग प्रोफेशन भी इसको माना जाता है। नेक्स्ट यहां पर कहा गया है गोल ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग का गोल क्या होता है? यहां पर देखने को मिल रहा है कि नर्सिंग हेल्प इंडिविजुअल एंड फैमिली
फैमिलीज। यहां पर नर्सिंग जो है इंडिविजुअल एंड फैमिलीज को हेल्प करता है। क्या चीज के लिए हेल्प करता है? तो पहला होता है रिच देयर बेस्ट पोटेंशियल, उस सारे फैमिलीज को, उस सारे इंडिविजुअल को जो है अपने बेस्ट पोटेंशियल तक लेके जाना। अगर वो हेल्दी है तो और हेल्दी बनाना है, उसको सही तरीके से न्यूट्रिशन देने का काम करना, सही तरीके से प्रिवेंशन देने का काम करना, सही तरीके से जो है नॉलेज देने का काम करना, ये सारे नर्सिंग के अंदर में ही आते हैं। टेक चार्ज ऑफ देयर ओन हेल्थ, और वहां पर जो है हर एक इंसान जो है अपने हेल्थ के प्रति जिम्मेदार हो, अपने हेल्थ के चार्ज को जो है वो खुद से ले। ये सारी चीज जो है नर्सिंग के द्वारा सिखाया जाता है। ओके, नेक्स्ट पर कहा जा रहा है कि लिव ए हेल्दियर एंड इंडिपेंडेंट लाइफ। यहां पर जो है इंडिविजुअल एंड फैमिलीज को जो है इन्फोर्स किया जाता है कि वो हेल्दियर और इंडिपेंडेंट लाइफ को जी सके। किसी के ऊपर जो है हम लोग को डिपेंडेंट नहीं होना है। और हम लोग दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कब होते हैं? जब हम लोग बीमार होते हैं। अगर जो है हम लोग हेल्दी रहेंगे तो हम लोग किसी के ऊपर जो है डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम लोग अपने आप से इंडिपेंडेंट लाइफ को जिएंगे। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने बात किया गोल ऑफ नर्सिंग के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हमें देखने को मिलता है मेजर माइलस्टोन्स। मीन ऐसे जो है कुछ डेट्स हैं, कुछ ईयर्स हैं जहां पर इंपॉर्टेंट काम जो है किए गए हैं, वो भी नर्सिंग के रिलेटेड। तो नर्सिंग के रिलेटेड जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हैं जो कि किए गए थे। डेट्स ऑल आर द मेजर माइलस्टोन। माइलस्टोन का मतलब होता है जब हम लोग चल रहे हैं तो वहां पे कौन कौन से जो है यहां पर पत्थर आए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां पर मेजर माइलस्टोन के बारे में हम लोग बात करते हैं, सभी को एक बार देखते हैं। और यहां पर जो भी इंपॉर्टेंट है उसको मैं टिक करा दूंगा और उसको तुमको याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 1905 में जो है एसोसिएशन ऑफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फॉर्म जो है किया गया था। तो पहला नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फॉर्म जो है वो 1905 में हुआ था। फिर 1908 TNAI ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया गया। ओके, क्या था? TNAI ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो है गठन किया गया था 1908 में। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है 1909 बॉम्बे प्रेसिडेंसी नर्सिंग एसोसिएशन स्टार्ट किया गया था। 1911 साउथ इंडिया बोर्ड एफिलिएटेड टू इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। क्या है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स। यहां पर नर्सिंग काउंसिल की बात नहीं कर रही है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की बात नहीं हो रही है, यहां पे बात हो रही है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ICN। और ये जो है गठन किया गया था, साउथ इंडियन बोर्ड एफिलिएटेड किया गया था 1911 में। ओके, तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, इसको जो है तुमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 1912 में जो है फर्स्ट नर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है मद्रास में लाया गया था। नेक्स्ट है 1930s में क्रिश्चियन नर्स ऑक्सिलरी फॉर्म जो है यहां पर किया गया था। 1941 में जो है स्टैंडर्डाइज पे स्केल फॉर नर्स इन मद्रास। मीन यहां पर नर्सेस का पे स्केल क्या होना चाहिए, कितना सैलरी मिलना चाहिए, उसके लिए जो है एक स्टैंडर्डाइज जो है फॉर्मेट सेट किया गया था। नेक्स्ट है 1942 में जो है ऑक्सिलरी नर्सिंग सर्विस ANS को जो है एस्टेब्लिश किया गया था, जहां पर ANM भी इसके अंदर ही आते थे। नेक्स्ट है 1943 मिलिट्री नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल स्टार्ट किया गया था। कब? 1943 में। तो ये वाला भी तुमको याद रखना है। 1942 में ऑक्सिलरी नर्सिंग सर्विस एस्टेब्लिश किया गया था, 1943 में मिलिट्री नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल स्टार्ट किया गया था। ये भी जो है यहां पर इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट यहां पर आता है 1946, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भोरे कमेटी रिपोर्ट किया गया था मेजर नर्सिंग रिफॉर्म करने के लिए। नर्सिंग में कौन कौन से जो है यहां पर सुधार करने चाहिए, उस सभी चीज को जो है यहां पर सुधार किया गया था भोरे कमेटी के द्वारा और भोरे कमेटी रिपोर्ट के द्वारा। इसके बारे में हम लोग कम्युनिटी में भी जो है डिटेल से पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट यहां पर दिया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट है 1947 में जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट पास किया था। क्या पास किया था? इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट, जिसको बोलते हैं INC, और जिससे मान्यता प्राप्त करने के लिए जो है सारे कॉलेजेस जो है यहां पर लाइन लगाए रहते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल 1948, फर्स्ट मीटिंग हुआ था। तो 1947 में जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल बना था, एक्ट पास हुआ था, और 1948 में जो है फर्स्ट मीटिंग हुआ था। 1950 में ANM प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। कब? 1950 में ANM प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। उससे पहले जो है 1942 में ऑक्सिलरी नर्सिंग सर्विस को एस्टेब्लिश किया गया था। इसको भी याद रखना है। 1959 में मास्टर ऑफ नर्सिंग MSc प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। कहां पे? RK कॉलेज दिल्ली। कहां पे? RK कॉलेज दिल्ली में जो है सबसे पहले स्टार्ट किया गया था MSc मास्टर्स डिग्री इन नर्सिंग। नेक्स्ट है मोडेलियर कमेटी रिपोर्ट पब्लिश्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1961, और इसके बारे में जो है हम लोग पढ़ते हैं कहां पे? हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिटी में, बहुत ही
बड़े लेवल पर। नेक्स्ट है करतार सिंह कमेटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, एक ऐसे वर्कर का निर्माण किया गया था जो हर एक काम को कर सकता था, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का। फिर श्रीवास्तव कमेटी 3 टायर रूरल हेल्थ प्लान बनाया था। नेक्स्ट है नर्सिंग रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया NRSI एस्टेब्लिश किया गया था कब? 1986 में। और 1992 में पीएचडी इन नर्सिंग प्रोग्राम स्टार्टेड इन RAK कॉलेज। तो जो भी सबसे पहले स्टार्ट किया गया था वो RAK कॉलेज दिल्ली में भी स्टार्ट किया गया था, चाहे वो MSc वाले प्रोग्राम हो, चाहे वो पीएचडी वाले नर्सिंग प्रोग्राम हो। तो पीएचडी इन नर्सिंग प्रोग्राम जो है 1992 में जो है स्टार्ट किया गया था। तो ये भी तुमको जो है याद रखना है। ओके, तो ये सारे जो है मेजर माइलस्टोन है, जहां पर टिक लगा हुआ है एटलीस्ट उसको जो है तुमको याद रखना ही रखना है, क्योंकि जो है ये इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं जिसका नाम है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। हम लोग जो है अब सारे टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना है, ध्यान से रखना है, समझना है और इसको जो है समझने की प्रयास करना है। सबसे पहला जो कि बेसिक है, सबसे बेसिक है, तुमको पता होगा नर्सिंग। नर्सिंग क्या होता है? केयरिंग ऑफ पीपल टू कीप देम हेल्दी और हेल्प देम रिकवर व्हेन सिक। एक इंसान अगर बीमार हो जाए उसको हेल्दी रखना और वहां जो है हेल्प करना ताकि जो है वो अपने हेल्थ से फिर से रिकवर होकर सही हो सके। नेक्स्ट है नर्सिंग आल्सो रिड्यूस पेन। नर्स क्या करता है? रिड्यूस करता है पेन को, स्ट्रेस को, एंजाइटी को एंड गिव इमोशनल सपोर्ट, और इंसान को जो है इमोशनल सपोर्ट देता है। एग्जांपल में क्या कहा जा रहा है? गिविंग मेडिसिन, मेडिसिन प्रोवाइड करना। चेकिंग वाइटल्स, उसके वाइटल्स को चेक करना। वाइटल्स क्या होता है? एक इंसान का टेम्परेचर, एक इंसान का रेस्पिरेटरी रेट, एक इंसान का जो है ब्रीदिंग रेट क्या चल रहा है, ये सारे को जो है यहां पर चेक करना। एंड कंफर्टिंग ए पेशेंट इन पेन, और अगर जो है पेशेंट पेन में है उसको कंफर्ट प्रोवाइड करना, कंफर्ट डिवाइस प्रोवाइड करना, ये सारे जो है अंदर में आते हैं नर्सिंग का। तो नर्सिंग का मतलब तुम लोगों ने समझा। ओके, दैट इज द फर्स्ट टर्मिनोलॉजीज। नेक्स्ट यहां पर हम लोग देखते हैं वो है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? व्हाट इज प्रोफेशन? प्रोफेशन का मतलब होता है स्पेशल टाइप ऑफ जॉब दैट नीड्स, मीन हम लोग यहां पर सभी जॉब के बारे में बात नहीं करेंगे, स्पेशल टाइप ऑफ जॉब के बारे में बात करेंगे जहां पर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल की जरूरत होती है। क्या जरूरत होती है? स्पेशल नॉलेज एंड स्किल का, गुड वैल्यूज एंड मोरल्स का, एंड फोकस ऑन हेल्पिंग पीपल एंड सोसाइटी। और यहां पर जो उसका गोल होता है वो मेनली रूप से फोकस होता है लोगों को मदद करना, सोसाइटी को मदद करना। ओके, तो पहला क्या है? उस प्रोफेशन में जो है स्पेशल नॉलेज एंड स्किल की जरूरत होगी। कैसे इंजेक्शन देना है, किस तरीके से केयर करना है, किस तरीके से कैथेटराइजेशन करना है, किस तरीके से कैनुलाइजेशन करना है, सभी कुछ उसको पता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है गुड वैल्यू एंड मोरल्स। उसको जो है अच्छे वैल्यू होने चाहिए, किस तरीके से पेशेंट के साथ रहना है, बातें किस तरीके से करना है, अगर कोई पेशेंट जो है दर्द में है तो वहां पर किस तरीके से उससे बात करना है, ये सभी चीज जो है उसको आने चाहिए। और एग्जांपल में प्रोफेशन में कौन कौन से आते हैं? एग्जांपल में आते हैं नर्सिंग, एग्जांपल में आते हैं टीचिंग, एग्जांपल में आते हैं लॉज। ओके, अब यहां पर जो थर्ड नंबर का देखने को मिल रहा है जिसका नाम है प्रोफेशनल कंडक्ट। क्या नाम है? प्रोफेशनल कंडक्ट हो सकता है ये वर्ड को तुम पहली बार सुन रहे होगे। तो इसका मतलब होता है बिहेविंग पोलाइटली, रेस्पेक्टफुल्ली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल वर्किंग विद द पेशेंट। जब हम लोग जो है पेशेंट के साथ काम कर रहे होते हैं, पेशेंट को केयर दे रहे होते हैं, उस समय जो है उसके साथ जो है पोलाइटली तरीके से, अच्छे तरीके से, रेस्पेक्टफुल्ली तरीके से, मीन उसको आदर देते हुए, रेस्पेक्ट देते हुए एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तरीके से, वहां पर जो है हमें उसकी जिम्मेदारी लेते हुए जो है काम करना है। एग्जांपल के तौर पे कहा गया है टॉकिंग जेंटली विद द पेशेंट एंड मेंटेनिंग प्राइवेसी। यहां पर पेशेंट के साथ जो है अच्छे तरीके से बात करना, जेंटली तरीके से बात करना और उसके प्राइवेसी को जो है मेंटेन करने का काम करना। मींस उसका जो भी बातें हैं, जो भी दर्द वो अपने आप का जो है तुमको बता रहा है, उसको जाके बाहर किसी को नहीं बताना है, प्राइवेसी का ध्यान रखना है। इट इज द प्रोफेशनल कंडक्ट। मीन जो भी प्रोफेशन हम लोग कर रहे हैं उस प्रोफेशन को किस तरीके से कंडक्ट करना है, किस तरीके से रहना है, किस तरीके से अपने प्रोफेशनलिज्म को जो है यहां पर मेंटेन करके रखना है। दैट्स ऑल द प्रोफेशनल कंडक्ट। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट पॉइंट जिसका नाम है बेनिफिशियंस।
बेनिफिशंस क्या होता है? डूइंग गुड फॉर हेल्पिंग अदर, दूसरे को मदद करने के लिए जो है अच्छे काम करना, अच्छे से करना, दैट्स कॉल्ड द बेनिफिशंस। अब यहां पर होता है प्रिवेंटिंग हार्म, अगर किसी को हार्म होने वाला है उससे जो है उसे प्रिवेंट करना, अगर किसी को हार्म होने वाला है कोई पार्टिकुलर चीज से तो उस चीज को रिमूव कर देना। एंड प्रमोटिंग वेलबींग, और किसी भी इंसान को जो है वेलबींग बनाने के लिए इन्फोर्स करना ताकि वो खुशहाल रहे, हेल्दी रहे और अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी पाए। अब एग्जांपल के तौर पे यहां पे कहा गया है गिविंग सीपीआर टू सेव समवन्स लाइफ, किसी के लाइफ को बचाने के लिए जो है यहां पर सीपीआर देना है। ओके, तो सीपीआर देना जो है ये हो जाएगा बेनिफिशंस, मींस किस तरीके से हम दूसरे के लाइफ को बचा सकते हैं, दूसरे के लाइफ को जो है हेल्प कर सकते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से रह सके, दैट्स ऑल आर कमिंग अंडर द बेनिफिशंस। ओके, इस वर्ड का मतलब तुमको समझ में आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड जो यहां पर देखने को मिल रहा है उसका नाम है कंपिटेंट। क्या नाम है? कंपिटेंट। इसका मतलब क्या होता है कि ए पर्सन हु इज मेंटली फिट टू मेक डिसीजन अबाउट देयर केयर, एक ऐसा इंसान जो इतना कॉन्शियस हो, जो इतना एबल हो कि वो अपने आप से डिसीजन बना सके कि मेरे को कौन सा केयर देना है। एक पेशेंट वहां पे आएगा, पेशेंट कॉन्शियस है, पेशेंट जो है अपने चेतन मन में अच्छे तरीके से तुमसे बात कर रहा है और वो डिसीजन ले रहा है खुद से कि मेरे को ये केयर देना है। Okay, it is called the competence and kids are usually not competent unless in a special situation, और यहां पर जो बच्चे होते हैं वो यूजुअली तरीके से नॉट कंपिटेंट होते हैं, अपने हेल्थ का जो है वो जिम्मेदारी नहीं लेता है क्योंकि उसके पेरेंट्स ही लेते हैं, उसको उतना समझ नहीं होता है, लेकिन कुछ स्पेशल सिचुएशंस भी होते हैं जहां पर उसको भी कंपिटेंट के रूप में देखा जाता है। एग्जांपल के रूप में कहा गया है एडल्ट्स डिसाइडिंग अबाउट देयर सर्जरी, मतलब जो है जो एडल्ट्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उसको सर्जरी करवाना है, मेरा सर्जरी खुद से करवाना है। लेकिन जो बच्चे होंगे वो तो सुई से भी डरते कि मेरे को सुई नहीं लेना है क्योंकि मेरे को डर लग रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, क्या बच्चे को जो है कंपिटेंट बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी स्पेशल सिचुएशंस होते हैं जहां पर बनाया जाता है। ओके, तो कंपिटेंट ये वर्ड है जिसको तुमको जो है समझना है। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है कॉन्फिडेंशियलिटी। क्या है कॉन्फिडेंशियलिटी? इसका मतलब क्या होता है? कीपिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन सीक्रेट एंड नॉट शेयरिंग इट विदाउट देयर परमिशन, जो भी पेशेंट के सीक्रेट हैं, जो भी पेशेंट के इंफॉर्मेशन है उसको सीक्रेट रखने का काम करना, उसको जाके किसी के साथ शेयर नहीं करना, किसी को नहीं बताना कि ये पेशेंट के साथ क्या चल रहा है। इट इज कॉल्ड द कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कीपिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन सीक्रेट एंड नॉट शेयरिंग इट विदाउट देयर परमिशन, उसके परमिशन के बिना जो है तुम्हें उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना है। एग्जांपल के तौर पे कहा गया है ए नर्स डजंट टेल अदर्स अबाउट ए पेशेंट इलनेस, यहां पर एक नर्स जो है वो कभी भी जो है पेशेंट के इलनेस के बारे में दूसरे को नहीं बताता है। पेशेंट के अंदर क्या चल रहा है, क्या पेशेंट को एचआईवी है, क्या पेशेंट को कोई पार्टिकुलर कम्युनिकेबल डिजीज है, किसी मेंटल इलनेस से वो गुजर रहा है, ये सभी चीज के बारे में वो किसी के साथ जो है साझा नहीं करेगी। ओके, इट इज कॉल्ड द कॉन्फिडेंशियलिटी, उसके सीक्रेट को जो है सीक्रेट बना के रखना है। नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिल रहा है उसका नाम है ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी, मींस हेल्थ केयर। अब यहां पे कह रहा है कि ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी, इसका मतलब क्या होता है? ए लीगल पेपर दैट लेट समवन चूज ए ट्रस्टेड पर्सन टू मेक हेल्थ डिसीजन फॉर देम इफ दे कैन नॉट डिसाइड लेटर। अब इसको अच्छे तरीके से समझो, अगर यहां पे कोई इंसान बीमार है, हो सकता है कि उसका सर्जरी होने वाला है, अब वो जब सर्जरी में जाएगा तो हो सकता है कि उस समय वो अनकॉन्शियस हो, उस समय उसके हालात ऐसे ना हो कि वो खुद से डिसीजन ले सकता हो, तो वहां पर जो है एक ऐसे इंसान को अटॉर्नी के रूप में रखा जाएगा जो उसके लाइफ के डिसीजन को ले सकता है। ओके, हो सकता है कि वो उसके मां हो, उसके पिताजी हो, या फिर उसके कोई भी ट्रस्टेड इंसान हो सकता है उसके हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, जो भी हो, अगर वो इंसान, अगर वो पेशेंट जो है खुद से अगर किसी को अटॉर्नी बनाता है कि अगर मेरे को कुछ हो जाता है, किसी क्रिटिकल सिचुएशन में मैं चला जाता हूं, यहां पर अगर फैसला लेना होगा कि मेरे साथ क्या करना है, तो वो फैसला जो है अटॉर्नी ही लेगा, वही साइन करेगा, तभी जो है यहां पर जो है केयर दिए जाएंगे। दैट्स कॉल्ड द ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी। ओके, अब यहां पर एग्जांपल के तौर पे कहा गया है इफ ए पेशेंट बिकम अनकॉन्शियस, अगर कोई पेशेंट जो है अनकॉन्शियस हो जाता है, देयर ट्रस्टेड पर्सन कैन डिसाइड ट्रीटमेंट, तो उसके जो ट्रस्टेड पर्सन होंगे वही जो है यहां पर डिसाइड करेंगे कि उसको कौन से ट्रीटमेंट देने हैं या फिर जो है उसको बंद करने। ओके, ये कहलाता है ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी।
अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और यहां पर हमें देखने को मिल रहा है इमेंसिपेटेड माइनर। क्या है इसका नाम? इमेंसिपेटेड माइनर। इसका मतलब क्या होता है? ए टीनेजर हु इज लीगली फ्री फ्रॉम पेरेंट्स कंट्रोल एंड कैन कंसेंट टू देयर ट्रीटमेंट। यहां पर एक ऐसा बच्चा है जो कि लीगली फ्री है फ्रॉम पेरेंट कंट्रोल से, मीन अभी जो है वो लीगली तरीके से जो है वो पेरेंट्स के अंडर में नहीं है, पेरेंट के कंट्रोल में नहीं है, कोई उसका पेरेंट्स नहीं है, तो वहां पर जो है वो खुद से कंसेंट दे सकता है अपने ट्रीटमेंट का कि किस तरीके से जो है मेरा ट्रीटमेंट होना है, या फिर अगर जो है वो सर्जरी हो रहा है वो खुद से डिसाइड करेगा कि उसका सर्जरी होना है या फिर नहीं होना है, किस तरीके से होना है, वो सारे जो है एक माइनर ले सकते हैं। एक्चुअली रूप में एक बच्चा को लेना नहीं होता है, लेकिन किसी क्रिटिकल सिचुएशन में, किसी स्पेशल सिचुएशन में अगर ऐसा चीजें हो रही है जहां पर किसी बच्चे का जो है लीगल पेरेंट्स कंट्रोल नहीं है, तो वहां पर वो जो है कंसेंट देता है। एग्जांपल के तौर पे कहा गया है ए मैरिड 17 ईयर ओल्ड डिसाइडिंग ऑन हर ओन मेडिकल केयर। एक जो है मैरिड लड़की है, 17 ईयर ओल्ड है, और वो डिसाइड करती है अपना मेडिकल केयर का कि किस तरीके से जो है उसको केयर दिया जाना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिल रहा है उसका नाम है इथिक्स कमिटी। क्या नाम है? इथिक्स कमिटी। इथिक्स का मतलब क्या होता है? कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन, वैसे जो है कमिटी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है ए ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट। क्या कहा जा रहा है? एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट, जहां पर आते हैं डॉक्टर, नर्सेस, लीगल एडवाइजर और बहुत सारे लोग जो है यहां पर देखने को मिलेंगे, who solve difficult moral problems in patient care। वैसे लोग, वैसे ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट जो कि जो है पेशेंट के मोरल प्रॉब्लम्स के डिफिकल्टी को जो है सोल्व करने का प्रयास करते हो इन द पेशेंट केयर। तो पेशेंट के केयर में कौन सी डिफिकल्टी आ रही है, कौन से मोरल प्रॉब्लम जो है यहां पर देखने को मिल रहे हैं, उन सभी को सोल्व करने के प्रयास के लिए जो है एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट को बैठाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द एथिक्स कमिटी। एग्जांपल के तौर पर यहां पर कहा गया है डिसाइडिंग वेदर टू कंटिन्यू लाइफ सपोर्ट फॉर ए वेरी सिक पेशेंट। एक जो है बहुत ही ज्यादा क्रोनिक पेशेंट है, बहुत ही सिक पेशेंट है, और वहां पर उसको कंटिन्यू लाइफ सपोर्ट करना है या फिर हटा देना है, उसको जो है लगातार लाइफ सपोर्ट देना है, ऑक्सीजन देना है या फिर नहीं देना है, या फिर उसको हटा देना है, इसके लिए जो डिसीजन लेगा वो एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट लेगा। मींस वहां पे डॉक्टर्स भी रहेंगे, नर्सेस भी रहेंगे एंड लीगल एडवाइजर भी रहेगा, और सभी मिलकर के जो है ये डिसीजन लेगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हमें देखने को मिल रहा है 10th नंबर का जो है एक्सपेंडेड रोल ऑफ नर्सिंग। मीन जो रोल ऑफ नर्स है जो कि केयर देना है या फिर पेशेंट का जो है जो भी मेडिटेशन करना है वो सारी चीज जो है यहां पर कर रहे होते हैं, लेकिन अगर उसके रोल को जो है एक्सटेंड कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, उसको और भी एक्स्ट्रा काम करने के लिए दे दिया जाए जो कि उसके अंडर में नहीं आता है, दैट्स कॉल्ड द एक्सपेंडेड रोल ऑफ नर्सिंग। तो यहां पर व्हेन नर्सेस टेक ऑन मोर ड्यूटीज एंड एडवांस रिस्पांसिबिलिटी, जहां पर अगर नर्स जो है और भी ज्यादा ड्यूटी कर रहे हैं या फिर वो जो है अलग अलग रिस्पांसिबिलिटी को जो है वो अपने अंदर ले रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे कहा गया है कि नर्स प्रैक्टिशनर गिविंग ट्रीटमेंट लाइक डॉक्टर। कभी ऐसे सिचुएशंस हो जाते हैं जहां पर जो है नर्सेस को जो है डॉक्टर की तरह जो है यहां पर प्रिस्क्रिप्शन लिखना होता है, प्रिस्क्रिप्शन देना होता है, दैट्स कॉल्ड द एक्सपेंडेड रोल ऑफ नर्सिंग। ओके, अब नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है 11th नंबर का, दैट इज एम्पैथी। क्या है? दो वर्ड आते हैं, एम्पैथी एंड सिंपैथी। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग अनदर पर्सन फीलिंग्स बाय पुटिंग yourself in their place। यहां पर क्या होता है? किसी दूसरे के पर्सन के फीलिंग्स को समझना, अपने पेशेंट के फीलिंग को समझना। किस तरीके से समझना? अपने आप को वहां पर रख के सोचना, अपने आप को उस पेशेंट के जगह पे रख के सोचना कि अगर मैं वहां पे होता तो किस तरीके से फील कर रहा होता। इस तरीके से जो है अंडरस्टैंडिंग करने को कहा जाता है एम्पैथी। एग्जांपल के तौर पे कहा गया है ए नर्स अंडरस्टैंड ए पेशेंट फियर बिफोर सर्जरी। एक नर्स जो है यहां पर जो है पेशेंट के फियर को समझ रहा है, जब जो है उसके सर्जरी के पहले जिसको बोला गया है कि तुम्हारा सर्जरी होगा, तुमको तैयार होने हैं, ये सारी चीज जो है यहां पर तुमको करने होंगे, वो बहुत ही ज्यादा डर रहा है, और वहां पर जो है एम्पैथी के माध्यम से नर्स समझ रहा है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। कैसे समझ रहा है? तो नर्स को सोचना होगा कि अगर इस सिचुएशन में मैं होता तो मेरे अंदर क्या चल रहा होता। तो उसी के हिसाब से जो है पेशेंट को मोटिवेशन देना है, संतावना देना है, बताना है कि कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग आते हैं, शुरू में डरते हैं, कुछ भी नहीं होता है, एनेस्थेसिया दिया जाता है और वहां पर जो है सर्जरी करवाया जाता है, और फिर बाद में सब कुछ सही हो जाता है, कुछ भी उसको अनुभव नहीं होता।
ओके, अब नेक्स्ट यहां पर चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है सिंपैथी। इंपैथी तो हो गया, अब यहां पे होता है सिंपैथी देना। सिंपैथी किस तरीके से देते हैं? अगर कोई लोग उदास है तो वहां पे जाके तुम भी उदास हो जाओ और साथ साथ बोलो कोई बात नहीं भाई, ऐसे होता ही है, हमारे साथ भी हुआ था, अब क्या ही कर सकते हैं। दैट्स ऑल आर द सिंपैथी, फीलिंग सेट विद समवन, दूसरे के साथ जो है फीलिंग करना सेड को ड्यूरिंग देयर डिफिकल्ट टाइम में, जो है अगर उसके डिफिकल्ट टाइम चल रहे हैं तो वहां पर जाके उसके साथ जो है सुख दुख को बांटना, दैट इज कॉल्ड द सिंपैथी। एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है कंफर्टिंग ए पेशेंट हु लॉस्ट ए लव्ड वन, एक ऐसा पेशेंट है जो कि अपने लव्ड वन को खो दिया है, अपने किसी ऐसे इंसान को खो दिया है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, तो वहां पे बैठ के उसके साथ जो है शेड होना है, उससे बातें करना है और सुख दुख को बांटना है, दैट इज कॉल्ड द सिंपैथी। तो इंपैथी एंड सिंपैथी में अंतर क्या होता है, इसके बारे में तुम लोगों ने समझा। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हमें देखने को मिलता है नर्स एनेस्थेटिस्ट। एक्चुअली में क्या होता है, डॉक्टर एनेस्थेटिस्ट होते हैं जो कि एनेस्थेसिया देने के काम करते हैं, लेकिन यहां पर हमें देखने को मिल रहा है नर्स एनेस्थेटिस्ट। ए नर्स ट्रेंड इन गिविंग एनेस्थेसिया, अगर एक नर्स को जो है एनेस्थेसिया देने के लिए ट्रेंड किया जाए, इट इज कॉल्ड द नर्स एनेस्थेटिस्ट। एंड बिफोर सर्जरी एंड चेकिंग द पेशेंट सेफ्टी, और यहां पर सर्जरी होने से पहले जो है पेशेंट को एनेस्थेसिया देना होता है या फिर पेशेंट के सेफ्टी का ध्यान रखना होता है। एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है गिविंग एनेस्थेसिया बिफोर एन ऑपरेशन, ऑपरेशन से पहले जो है यहां पर पेशेंट को जो है एनेस्थेसिया देना है, और ये सारे काम होते हैं नर्स एनेस्थेटिस्ट का और डॉक्टर एनेस्थेटिस्ट का। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हमें देखने को मिल रहा है नर्स प्रैक्टिशनर। क्या है? नर्स प्रैक्टिशनर, और इसमें जो है एक कोर्स भी आया है जो कि अभी हाल फिलहाल में सुनने को मिला था कि जहां पर जो है नर्स को जो है यहां पर एमएससी ना करके जो है एक अलग कोर्स करना है जो कि जो है प्रैक्टिस के अंडर में आएंगे, और उसके बाद जो है बहुत सारे दवाई का जो है वो प्रिस्क्रिप्शन लिख सकती है। मींस नॉर्मल जो भी डिजीज होते हैं उसका वो जो है प्रैक्टिशनर कर सकती है, उसका जो है वो इलाज कर सकती है और प्रिस्क्रिप्शन भी बना सकती है। ओके, तो नर्स प्रैक्टिशनर के जब हम लोग बात करते हैं, टेन एडवांस नर्स विद स्पेशल ट्रेनिंग हु कैन, एक ऐसा एडवांस नर्स जिसको ट्रेनिंग दिया गया है, स्पेशल ट्रेनिंग दिया गया है चेक पेशेंट को चेक करने का, टीच एंड काउंसिल, यहां पर जो उसको टीच भी कर सकता है, उसका काउंसलिंग कर सकता है, यहां पर डायग्नोसिस कर सकता है और ट्रीट कर सकता है माइनर इलनेसेस को, जो माइनर इलनेसेस होते हैं जैसे उसको चिकन पॉक्स हो गया, जैसे उसको जो है डेंगू हो गया, जैसे उसको जो है सिर दर्द हो रहा है, बुखार हो गया, पतला पैखाना हो गया, जो भी हो गया, ऐसे काम को जो है उसको ट्रीट करने के लिए जो है यहां पर जो उसको स्पेशल ट्रेनिंग दिए जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है ए नर्स प्रैक्टिशनर ट्रीट अ चाइल्ड विद ए माइल्ड इन्फेक्शन, एक बच्चा है जिसको माइल्ड इन्फेक्शन हो गया है, उसको ट्रीट करने के काम कर रहा है एक नर्स प्रैक्टिशनर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हमें देखने को मिल रहा है इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट का मतलब क्या होता है? बिफोर एनी मेजर ट्रीटमेंट और प्रोसीजर द पेशेंट मस्ट बी टोल्ड अबाउट द प्रोसेस, रिस्क एंड अल्टरनेटिव्स, एग्री फ्रीली विदाउट प्रेशर। क्या है? अगर जो है हम लोग किसी का सर्जरी करने वाले हैं, सर्जरी का मतलब क्या होता है? सर्जरी का मतलब होता है ऑपरेशन करना। ओके, तो अगर किसी का सर्जरी करवा रहे हैं या फिर जो है कोई मेजरली तरीके से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो यहां पर पेशेंट से जो है कंसेंट लेना होता है, पेशेंट का साइन करवाना होता है, उसके पेरेंट्स का साइन करवाना होता है कि ये ऑपरेशन होने वाला है, ये सर्जरी होने वाला है, यहां पर इस ऑपरेशन का प्रोसेस क्या होगा, इसका रिस्क क्या होगा, अल्टरनेटिव क्या होगा, अगर जो है तुमको इसे नहीं करवाना है इसके बदले में तुम क्या करवा सकते हो, क्या इसके इफेक्ट देखने को मिलेंगे, ये सारे चीज को जो है यहां पर पेशेंट को बताया जाता है, पेशेंट के फैमिली को बताया जाता है, और बताने के बाद जो है वहां पर उससे सिग्नेचर लेना होता है कि हो सकता है सर्जरी के दौरान ये सारे चीज भी देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है कि डेथ जो है इसका हो सकता है, और डेथ के चांसेस कितने हैं इसके बारे में भी जो है पेशेंट को बताया जाता है। ओके, सब कुछ बताने के बाद जो है अगर पेशेंट एग्री हो जाता है कि ठीक है मेरे को करवाना है या फिर नहीं करवाना है, उसके हिसाब से जो है पेशेंट वहां पे साइन करता है, और ये विदाउट प्रेशर का होना चाहिए। यहां पर पेशेंट को डराना नहीं है, यहां पे पेशेंट को धमकाना नहीं है, और अच्छे तरीके से काम को करवाना है। एग्जांपल के तौर पे यहां पे दिया गया है साइनिंग ए कंसेंट बिफोर सर्जरी, मीन जो है सर्जरी होने से पहले जो है यहां पर कंसेंट को साइन करवाना होता है, दैट इज कॉल्ड द इन्फॉर्म्ड कंसेंट, इन्फॉर्म करने के बाद जो है कंसेंट को साइन करवाना।
ओके, नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है जिसका नाम है नन मेलिफिसेंस। क्या है? नन मेलिफिसेंस। इसका मतलब होता है डू नो हार्म, किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है। नेवर कॉज इंजरी और पेन टू ए पेशेंट, कभी भी जो है पेशेंट को जो है किसी तरीके के हार्म नहीं पहुंचाना, किसी तरीके के पेन को नहीं देना, दैट इज कॉल्ड द नन मेलिफिसेंस। एग्जांपल के तौर पे कहा गया है गिविंग करेक्ट मेडिसिन टू अवॉइड साइड इफेक्ट, कभी भी जो है पेशेंट को जो है किसी भी तरीके के जो है गलत मेडिसिन को नहीं देना है, गलत तरीके की केयर को नहीं देना है, और ये सारे कहलाते हैं नन मेलिफिसेंस। किसी को जो है मेलिफिसेंस नहीं करना है, अच्छे तरीके से काम करना है। ओके, अब नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिल रहा है उसका नाम है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। क्या है? प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या होता है? सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर्ड विद डॉक्टर, लॉयर एंड काउंसलर कैन नॉट बी शेयर्ड विद अदर विदाउट परमिशन। एक ऐसा इंफॉर्मेशन, एक ऐसा सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो कि शेयर किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, लॉयर के द्वारा एंड काउंसलर के द्वारा, कैन नॉट बी शेयर्ड, और जो है दूसरे के साथ जो है शेयर नहीं हो सकता है। मींस हेल्थ केयर के जो भी वर्कर्स हैं, जो भी उसको केयर दे रहे हैं, सिर्फ उसको ही पता होना चाहिए और दूसरे को पता नहीं होना चाहिए, और ये जो है उसके परमिशन के बिना जो है, पेशेंट के परमिशन के बिना जो है वो किसी को जो है ये सारे सीक्रेट नहीं बता सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कहा गया है ए पेशेंट एचआईवी स्टेटस रिमेन कॉन्फिडेंशियल। एक पेशेंट का जो एचआईवी स्टेटस है वो कॉन्फिडेंशियल रखना है, क्योंकि अगर जो है वहां के सारे लोग जान जाएंगे कि उसको एचआईवी है तो लोग उससे बातें करने को मना कर देते हैं, लोग उसके टच में आने को मना करते हैं, वो उससे बात करना, किसी भी तरीके का संबंध रखना जो है छोड़ देते हैं। इसलिए जो है उस पेशेंट के एचआईवी स्टेटस को जो है यहां पे कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है प्रोक्सी कंसेंट। प्रोक्सी कंसेंट का मतलब क्या होता है? किसी दूसरे के आधार पर जो है हमें कंसेंट लेना है। मींस एक ऐसा इंसान जो कि खुद से कंसेंट नहीं दे सकता है, एक ऐसा पेशेंट जो कि इस आधार पे नहीं है, उस लेवल पर नहीं है कि वो खुद से अपना कंसेंट दे सके, तो उसके बदले जो है कोई दूसरा कंसेंट दे रहा है। हो सकता है कि उसके फैमिली मेंबर जो है आके कंसेंट दे रहे हो, वो कहलाएगा प्रोक्सी कंसेंट। ओके, when someone else give permission for a patient who cannot decide for themselves, अगर कोई जो है किसी के आधार पर जो है किसी के बदले कंसेंट दे रहा है, जब जो है वो पेशेंट जो है खुद से अपने कंसेंट देने के लायक ना हो, दैट इज कॉल्ड द प्रोक्सी कंसेंट। एग्जांपल के तौर पे यहां पे कहा गया है पेरेंट्स गिव कंसेंट फॉर देयर चाइल्ड सर्जरी। जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे के सर्जरी के लिए जो है यहां पर कंसेंट देते हैं। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है उसका नाम है एबॉर्शन। हर कोई जानता होगा एबॉर्शन क्या होता है? जब बच्चे को गिरा दिया जाता है, या फिर जो है इंडिंग ए प्रेगनेंसी, एक प्रेगनेंसी का अंत कर दिया जाता है इससे पहले कि बच्चे हो जाए। तो इंडिंग ए प्रेगनेंसी बिफोर द बेबी कैन सर्वाइव आउटसाइड द उम्ब, उससे पहले जो है बच्चे उम्ब से निकले और वहां पर जो है सर्वाइव करना शुरू करे, इससे पहले ही जो है प्रेगनेंसी को खत्म कर देना, इट इज कॉल्ड द एबॉर्शन। ओके, एग्जांपल के तौर पे कहा गया मेडिकल और सर्जिकल प्रोसीजर टू स्टॉप प्रेगनेंसी, और जहां पर प्रेगनेंसी को स्टॉप किया जाता है थ्रू द मेडिकल एंड सर्जिकल मेथड से। मेडिकल का मतलब क्या होता है कि उस पेशेंट को, उस लड़की को जो है मेडिसिन खिला देना और उसके बाद जो उसका बच्चा ऑलरेडी जो है अपने आप गिर जाता है। नेक्स्ट है सर्जिकल प्रोसीजर, जहां पर जो उसके पेट चीर करके जो है वहां पर बच्चे को निकाले जाते हैं, या फिर जो है वेजाइना के थ्रू जो है उसको निकाला जाता है। ये सारे जो है एबॉर्शन के प्रोसेस है, जो कि जो है हम लोग गायनी में देखेंगे अच्छे तरीके से, डिटेल तरीके से और बहुत ही विस्तार रूप में जो है हम लोग देखेंगे एबॉर्शन क्या होता है, कितने तरीके से होते हैं, किस तरीके से एबॉर्शन करते हैं, हर एक चीज के बारे में हम लोग वहां पे बात करते हैं, जो कि तुम लोग कहां पढ़ोगे? अगर तुम बीएससी के हो तो 4th ईयर में पढ़ोगे, या फिर जीएनएम के हो तो वहां पर तुम्हें जो है 3rd ईयर में देखने को मिलेगा। तो दैट इज द एबॉर्शन। नेक्स्ट यहां पर देखने को मिलता है 20 नंबर का, वो है एक्टिव यूथनेसिया। क्या है एक्टिव यूथनेसिया? अब ये क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नया होगा हो सकता है तुम्हारे लिए कि यूथनेसिया क्या होता है। तो यहां पे कहा जा रहा है एंडिंग ए पर्सन लाइफ डेलिबरेटली टू स्टॉप एक्सट्रीम सफरिंग। क्या कर रहा है? अगर कोई इंसान जो है डिलिबरेटली तरीके से जो है सफर कर रहा है किसी पेन से, किसी क्रोनिक इलनेस से, तो वो खुद से डिसाइड करता है अपना प्राण देने का। ओके, अगर कोई इंसान जो है खुद से बोले कि मेरे को अब नहीं जीना है, मेरे को बहुत ज्यादा पेन कर रहा है, मेरे को कुछ ऐसा करो जिससे जो है मैं अपना प्राण को त्याग सकूं, ताकि मैं जो है इस सारे कष्ट से जो है दूर हो सकूं, दैट इज कॉल्ड द यूथनेसिया। ओके, तो एंडिंग ए पर्सन लाइफ डिलिबरेटली टू स्टॉप एक्सट्रीम सफरिंग, क्योंकि जो है वो पर्सन जो है ज्यादा सफर ना करे, इसलिए पर्सन के लाइफ को जो है
खत्म करना, दैट इज कॉल्ड द एक्टिव यूथनेसिया। एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है कि गिविंग अ स्ट्रॉन्ग मेडिसिन टू एंड पेन इन टर्मिनल इलनेस, अगर कोई पेशेंट जो है टर्मिनल इलनेस में है तो उसको स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दे करके जो है उसके लाइफ को खत्म कर देना, उसको मार देना, दैट इज कॉल्ड द एक्टिव यूथनेसिया। और ये लीगल नहीं है सम कंट्रीज में, और हमारे कंट्रीज में या फिर जो है इंडिया में इसको लीगल नहीं रखा गया है। किसी को भी जो है तुम इस तरीके से मार नहीं सकते हो। अगर पेशेंट खुद से भी बोले कि मेरे को मरना है तो भी जो है तुम उसके साथ जो है ये सारी चीज को नहीं कर सकते हो, मींस उसके साथ जो है तुम एक्टिव यूथनेसिया के प्रोसेस को अपना नहीं सकते हो, और अगर अपनाते हो तो तुमको जेल होगा। ओके, अब यहां पर जो 21 नंबर का देखने को मिल रहा है जिसका नाम है एसॉल्ट। एसॉल्ट का मतलब क्या होता है, तो यहां पे कहा गया है थ्रेटनिंग टू हार्म समवन वेयर ए पर्सन ट्रूली बिलीव्स यू कैन डू इट। किसी एक इंसान को जो है थ्रेटन करना, किसी एक इंसान को जो है धमकाना, और अगर जो है उस इंसान को बिलीव हो जाए कि वो ऐसा कर सकता है, दैट इज कॉल्ड द एसॉल्ट। हो सकता है बहुत सारे ऐसे नर्सेस होते हैं जो कि पेशेंट को धमकाते हैं कि अगर तुमने हल्ला किया, अगर तुमने उठ के वहां पे गया तो मैं तुमको इंजेक्शन दे दूंगा, मैं तुमको जो है एनेस्थेसिया दे दूंगा, मैं तुमको नींद की गोली खिला दूंगा या फिर पार्टिकुलर काम कर दूंगा। और वो पेशेंट डर जाता है क्योंकि उस पेशेंट को ऐसा लगता है कि हाँ सच में वो मेरे साथ ऐसा कर देगा, या फिर उसके पास इतना पावर है कि वो ऐसा कर सकता है। इट इज कॉल्ड द एसॉल्ट। ओके, अब यहां पर कहा जा रहा है एग्जांपल के तौर पे ए नर्स शाउटिंग एंड थ्रेटनिंग टू हिट ए पेशेंट। यहां पर एक नर्स जो है शाउट कर रही है, बहुत ही डांट रही है, और एक पेशेंट को जो थ्रेटन कर रही है कि वो उसको आके मारेगी, दैट इज कॉल्ड द असॉल्ट। और यहां पर जो है असॉल्ट करना नहीं होता है, असॉल्ट जो है कानूनी अपराध है। ओके, तो हम लोगों ने इतने सारे टर्मिनोलॉजीज के बारे में देखा जो कि इंपॉर्टेंट था, और ये हमारे नर्सिंग फाउंडेशन के बेस को बनाने के लिए जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, कौन से कंफ्यूजन रह गए हैं, उन सभी को नीचे कमेंट करना है, और कमेंट जरूर करना है क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है इतने सारे लेक्चर बनाने के लिए। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको इसका जरूरत है, जिसको नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ना है, और यहां पर एक काम और करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।